जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इतिहास की क्लास में पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आपके पेपर में सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो ऑथेंटिक हैं और पेपर में भी थोड़ा फेवरेट टॉपिक आ जाता है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता रहती है। ठीक है, अब शुरू करने के पहले सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था। तो जब नवपाषाण काल समाप्त हुआ था तो वो लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय में समाप्त हुआ था। तो उसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक, मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में ये सभ्यता अस्तित्व में थी। ठीक, उसके बाद इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? तो सिंधु क्या है? एक नदी है। ठीक है, ये भारत का मानचित्र अगर ऐसे है, ठीक, तो सिंधु नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो मेनली क्या हुआ था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं वो हमको इस नदी के आसपास देखने को मिलते हैं। और नदी के आसपास देखने को क्यों मिलते हैं? क्योंकि क्या था, नदी जो है वो पानी का एक नेचुरल सोर्स होती है। ठीक, और नेचुरल सोर्स के आसपास क्या है, सभ्यता का विकास होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा? तो ये यहाँ से समझ में आता है क्योंकि नदियों के किनारे सभ्यता का विकास जो है वो सही ढंग से हो पाता है। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका जो मुख्य केंद्र था वो हड़प्पा, मतलब एक वहाँ उस समय क्या था, ये नगरीय सभ्यता थी, तो हड़प्पा एक नगर था। ठीक, तो मुख्य केंद्र क्या था? हड़प्पा। ठीक, और इसका प्रमुख स्थल जो था वो भी हड़प्पा था। ठीक है, और प्रमुख स्थल में मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन ये सब भी है, लेकिन जो प्रथम स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था। ठीक है, तो प्रथम स्थल खोजा गया, उसी के आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो, अब कोई भी चीज़ है, कोई भी क्षेत्रफल है, कोई भी एरिया है, तो उसका विस्तार क्या होगा? चारों दिशाओं में होता है, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है, तब इसका विस्तार जो है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र तक मिलता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है मांडा। ठीक, मांडा जो है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है और ये कहाँ पे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, तो पेपर में क्या है कि विस्तार में ये पूछा जाता है लगभग कि जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका दक्षिण में विस्तार किस नदी तक था। ठीक है, तो नदियां यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, क्योंकि कोई भी सभ्यता का जो पालन पोषण है वो नदियां ही करती हैं। ठीक, एक तरह से ये समझा जाता है। ठीक, तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में स्थान है महाराष्ट्र में दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद कहाँ पे है? तो वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, और उसके बाद फिर आपके पास बचता है पूरब और पश्चिम। ठीक, तो पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, और नदी कौन सी है? हिंडन। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में एक बलूचिस्तान में स्थान है सूतका गैंडोर। ठीक है, और ये नदी पड़ती है आपकी दास्क नदी। ठीक, तो विस्तार ये है, उत्तर में कौन सा? उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतका गैंडोर। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। और उसके बाद अगर
दूरी में विस्तार अगर देखा जाता है तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो लगभग कितना है, 1400 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 1400 किलोमीटर। और अगर पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट अगर इसका देखा जाएगा विस्तार तो ये कितना है, 1600 किलोमीटर। तो आपको ये बात अगर समझ में आ रही है तो ध्यान से देखेंगे। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतका गैंडो। ठीक, और अगर डिस्टेंस के उसमें देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर हमें सिंधु घाटी सभ्यता का प्राप्त होता है। फिर अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के और कौन कौन से नाम थे। ठीक है, तो पहली बात, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो कांसे से बनी वस्तुएं थी उनका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ था। जब पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं उसमें कांसे का प्रयोग हमको मिलता है। ठीक है, कांसा क्या है, कांसा एक मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु है जो तांबा और टीना, ठीक है, तांबा और टीन, ये दो धातुओं को मिलाकर क्या बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग यहाँ पे अधिक मात्रा में हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, दूसरा नाम इस सभ्यता का है सरस्वती सभ्यता। ठीक है, और तीसरा नाम क्या है, नगरीय सभ्यता। क्यों नगरीय सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे उस समय की जो समकालीन सभ्यताएं थीं वो या तो अर्धनगरीय थी या तो ग्रामीण थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। और क्या था, ये मानव सभ्यता में प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक, अब इसका विकास जो है, तो ये कौन कौन सी नदी के किनारे था, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, दास्क और बाकी भी थी, जैसे हिंडन हो गई, गोदावरी हो गई, इन नदियों के किनारे था। तो इसका मेन क्या है कि इसका विस्तार जो था ना, जो महत्वपूर्ण नदी थी गंगा, तो गंगा नदी के आसपास नहीं था, वहां से ये मतलब जो गंगा नदी थी वहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो नहीं हो पाया था। ठीक है, पेपर में ये सवाल आता है और यही पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध निम्न में से किन नदियों से नहीं है, तो गंगा एक महत्वपूर्ण नदी है और ये ऑप्शन में रहेगा। ठीक, तो यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि गंगा नदी के किनारे नहीं था। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं जो हैं वो, पहली विशेषता इसकी क्या है, नगर नियोजन प्रणाली। ठीक है, अब नगर नियोजन प्रणाली क्या विशेषता हो सकती है, तो नगर नियोजन प्रणाली में जो निवास था लोगों का वो दो भागों में विभाजित था। ठीक है, पहला भाग था शहर जो था, मतलब वो दो भागों में, तो पहला एक निचला शहर, दूसरा ऊपरी शहर। ठीक है, अब जो ऊपरी शहर था इसको बोला जाता था दुर्ग या फिर बोला जाता था गढ़ी। ठीक, और जो निचला शहर था इसको बोलते थे नगर। ठीक है, अब क्या था, तो दुर्ग में जो थे वो शासक वर्ग जो वहाँ का था वो निवास करता था। ठीक है, शासक वर्ग मतलब जिनके जो थोड़ा समाज से थोड़ा उच्च वर्ग में थे, कुलीन वर्ग, जिसको जैसे अमीर लोग जो थे यहाँ पे, ठीक है, वो रहते थे। ठीक, तो यहाँ पे कौन रहता था, या तो शासक वर्ग रहता था या फिर कुलीन वर्ग रहते थे। ठीक, ये दुर्ग में निवास करते थे। और दुर्ग की विशेषता क्या थी, तो दुर्ग की विशेषता ये थी कि शहर जो था, ये दुर्ग जो था ये रक्षा दीवार जो होती थी उससे घिरा रहता था। ठीक, और निचला शहर जो था वो नगर था, नगर में निवास करती थी आम जनता। आम जनता मतलब जैसे जो कामगार थे, मजदूर वर्ग था, ये यहाँ पे निवास करते थे। ठीक है, और यहाँ पे कोई मतलब जो रक्षा दीवार आपको दुर्ग में देखने को मिलती है वो यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। फिर यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलता है कि जो शहर का नियोजन किया गया था वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। ठीक है, मतलब देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसको आधुनिक क्या, वो आजकल तो आधुनिक इंजीनियर भी नहीं कर पाते,
इसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बसाया गया था। सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करती थी, ठीक है। अब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करेंगी और जो मकान थे वो सड़कों के किनारे होते थे, ठीक है। सड़कों के किनारे मकान होते थे, ये सड़क है, ठीक। लेकिन जो खिड़कियां और दरवाजे होते थे यहाँ के, वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। आज के टाइम में आप देखेंगे किसी भी शहर से, कहीं स्थान से अगर सड़क जा रही है तो लोग जब घर बनाते हैं ना, तो सड़क की तरफ ही बनाएंगे। घर का जो मेन गेट रखेंगे सड़क की तरफ रखेंगे, सीढ़ी ले जाके रोड पे ही रख देते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी नहीं थी, ठीक है। वहाँ पे क्या था, मकान के जो खिड़की और दरवाजे थे वो सड़कों के तरफ नहीं खुलते थे, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे, एक जगह थी लोथल। लोथल क्या था, बंदरगाह था, ठीक। तो वहाँ के जो खिड़की और दरवाजे थे घर के, वो जो है वो रोड की तरफ से खुलते थे। तो यहाँ पे दरवाजे जो है वो विपरीत दिशा में खुलते थे। ये एक यहाँ की विशेषता थी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आता है इस शहर की नालियाँ, ठीक है। नालियाँ क्या थी, नालियाँ जो थी वो ढकी हुई थी, पहली बात, ठीक है। तो नालियाँ वैसे भी ढकी हुई होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, संक्रमण फैलने का डर रहता है। तो नालियाँ ढकी हुई थी। और दूसरी विशेषता क्या थी, नालियाँ जो थी वो सीढ़ी नुमा थी, ठीक है। सीढ़ी नुमा नाली होने से क्या फायदा होगा कि जो जल का प्रवाह है वो कहीं पे जमेगा नहीं, मतलब जल का जमाव नहीं होगा। अब जैसे ऐसे ये क्या है, सीढ़ी है, अगर अब पानी यहाँ से निकला तो वो आराम से फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज होता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर नालियों में। तो ये बहुत ही उन्नत विशेषता है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं ना, तो आपको आश्चर्य होगा कि मतलब इतने पहले समय में लोग इतने प्रॉपर वे में कैसे रह सकते थे, ठीक। हमको क्या मिलता है, अब पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, ठीक है। पक्की ईंटों का प्रयोग मतलब ईंटें जो थी वो आग में पकाई गई थी, ठीक है, कच्ची ईंटें नहीं थी। कच्ची ईंट का मतलब है सिर्फ मिट्टी की बनी ईंट, और पक्की ईंट का मतलब है जिसको आग में पकाया गया है, ठीक। और दूसरी चीज क्या होता है, कहीं कहीं पे क्या मिलता है कि ईंटों पे ना अलंकरण मिलता है। अलंकरण मतलब कि सजावट, मतलब ईंटों को सजाया गया है, घर के बाहर जो लगता है उस पर नक्काशी करके उसको सजाया गया है, ठीक है। और क्या है, आकृति क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो त्रिभुजाकार थी, ठीक है। त्रिभुजाकार कैसे कि अगर एक आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ये क्या है, ये इंडिया का ऊपर का नक्शा है, ठीक है। अब अगर सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं तो वो इस आकार में थी, ठीक है। तो ये आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, ठीक। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है, वो जो क्षेत्रफल का आकार है वो त्रिभुजाकार माना जाता है, ठीक। और उसके बाद क्षेत्रफल था कितना, तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं विश्व में उस समय पे थी, तो देखिए पेपर में ये चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो इसमें एक मेसोपोटामिया की सभ्यता है और एक मिस्र की सभ्यता है, और तीसरी कौन सी है, चीन की सभ्यता, ठीक। ये तीनों समकालीन थी, लेकिन क्या था कि जो मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये तीनों जो थी आपस में क्या थी, जुड़ी थी, ठीक है। लेकिन जो चीन की सभ्यता है, इनका कोई जुड़ाव प्राप्त नहीं होता है जुड़ाव नहीं था, ठीक। अब आगे देखते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं और उनकी खोज किसने की, और उन स्थलों से कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई हैं। पेपर में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो अधिकतर यहीं से मिलते हैं कि जो चीज़ें हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई। जैसे कभी स्वास्तिक पूछ लेगा, स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त होता है, स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है, अन्नागार कहाँ से प्राप्त होता है, या फिर जैसे मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। और जैसे पूछ लेगा कि
पशुपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, या फिर प्रकृति की देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये सब चीज़ें अब तो अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए तथा उन स्थलों से कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। तो अभी आपको बताया गया कि पहला स्थल क्या था, हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त पहला स्थल था और प्रमुख सबसे नगरों में से एक था। तो सबसे पहले हड़प्पा को देखते हैं। तो हड़प्पा की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने, ठीक है, नहीं सॉरी दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी कब, 1921 में। ठीक है, वर्ष 1921 में इन्होंने की। उसके बाद एक सज्जन थे माधव स्वरूप वत्स, 1923 में इन्होंने जो बचे हुए जो स्थान थे उनकी खुदाई की। उसके बाद अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जिनका नाम था मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर ने 1946 में इसकी खुदाई या फिर जो साक्ष्य थे उनका अध्ययन किया। ठीक है, तो ये 3 लोग आपके हड़प्पा स्थल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पेपर में जो है ना वो ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं या फिर नहीं है, और नाम दे दिया जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता जो अब सभ्यताओं में पहले भी बताया गया है कि सबसे प्रमुख होता है कि उसका विकास। ठीक, तो विकास हमेशा कहाँ होगा, नदी के किनारे। तो जितने भी स्थल हैं उनके साथ साथ उनके जो जिस नदी के किनारे उनका विकास हुआ है उसको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर इसका विकास हुआ था रावी नदी के तट पर। ठीक, और जगह कौन सी थी, जगह थी मांटगोमरी। ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान है विभाजन के बाद, वहाँ पे एक जिला है मांटगोमरी। वहाँ पे क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उनकी जो साक्ष्य मिले हैं वो वहाँ पे मिले हैं। ठीक, अब देखते हैं कि हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 12 कमरों का एक अन्नागार मिलता है। ये बहुत मतलब विशाल अन्नागार था। तो अन्नागार का प्रयोग किया जाता था जो मतलब कृषि के बाद जो शेष बचता था उनके पास, तो वहाँ पे उसको क्या होता था, स्टोर किया जाता था। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे तकनीकी उन्नत हो गई है तो क्या होगा, कोल्ड स्टोर की व्यवस्था हो गई है। ठीक है, अब किसान क्या होता है, जो उनके अनाज हैं या फिर सब्जियां हैं, फल है, तो उत्पादन जब ज़्यादा होता है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए कि समय के साथ चीज़ें क्या होती हैं, खराब हो सकती हैं, तो इसीलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर में रखता है। ठीक, तो उसी तरह क्या था, हड़प्पा सभ्यता से हमको मिलता है 12 कमरे का एक अन्नागार। अन्नागार में क्या था कि जो अनाज था उसको क्या था, स्टोर करके सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, फिर यहाँ से मिलती है मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति मिलती है और यहीं से बताया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है, आज का हमारा पैट्रियोटिक समाज है, मतलब क्या है कि पितृसत्तात्मक समाज है। पहले क्या था, पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय क्या था, मातृसत्तात्मक था। ठीक, और ये धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो वहाँ से जो है पितृसत्तात्मकता की तरफ बढ़ जाएगा समाज। ठीक, तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अब मातृ देवी की मूर्ति में क्या दिखाया गया है, वहाँ पे वो लोग क्या था कि प्रकृति की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा। मंदिर का साक्ष्य हमको कहीं से नहीं मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो मातृ देवी की मूर्ति क्या थी, तो एक देवी थी मूर्ति के रूप में, उनके गर्भ से या फिर नाभि से जो भी समझते हैं, तो उनके गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे आकार में मातृ देवी की मूर्ति दिखाई गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा बताया गया है कि ये देवी हैं और जो प्रकृति है वो इनके ही गर्भ से निकली है और उन्हीं की पूजा की जाती थी। ठीक है, फिर R37 कब्र मिलती है। ठीक है, एक कब्र का
कब्र, मतलब कब्र का साक्ष्य प्राप्त होता है। ये एक्चुअली में क्या था, कब्र नहीं था, ये जो आपको बताया गया ना, शहर दो भागों में विभाजित था, एक ऊपरी शहर और एक निचला शहर। तो ये दुर्ग था और ये नगर था, ठीक है। तो जो दुर्ग या फिर गढ़ी होता था, वहाँ पे क्या मिला है, R37 कब्र, ठीक है। फिर मुहरें मिली हैं। तो सर्वाधिक जो अभिलेख वाली, अब देखिए क्या होता है कि एक मुहर है, ठीक है, ये जैसे कोई मुहर है, तो अब इस पे अगर कुछ भी लिखा गया है आड़ा टेढ़ा, तो वो क्या होता था, वो अभिलेख होता था। क्या बोलते थे उसको, अभिलेख, क्योंकि इसकी लिपि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की, उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है, ठीक। तो पढ़ नहीं सका है तो हमें पता भी नहीं है कि लिखा क्या है, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या हुआ, जो अभिलेख वाली मोहरें थी वो सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा से। और सिर्फ अगर मोहरों की बात की जाए तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं, ठीक। मतलब अगर मात्रा में देखा जाए अभिलेख वगैरह को छोड़ के, कि सबसे ज़्यादा मोहर कहाँ से प्राप्त होती है, तो मोहनजोदड़ो से। और अभिलेख वाली सबसे ज़्यादा मोहर कहाँ से प्राप्त होती है, वो होती है आपकी हड़प्पा से, ठीक। यहाँ पे आपको श्रमिक आवास मिल जाएगा, ठीक है, साक्ष्य के रूप में, जहाँ पे क्या था, जो कामगार वर्ग था वो निवास करता था, ठीक है। शंख का बैल, ठीक है। शंख क्या है, शंख जैसे आप अगर नदियों में, समुद्र के किनारे अगर गए हों, तो छोटे छोटे पत्थर बह के आ जाते हैं, ठीक है, खोखले होते हैं वो, या फिर जो नदियों से रेत निकाली जाती है घर बनाने के लिए, आम भाषा में इसको मोरंग बोलते हैं, ठीक है। तो जब उसको निकाला जाता है तो उसमें भी कभी कभी देखिए खोखले पत्थर प्राप्त होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, शंख। तो जैसे बड़े आकार में प्राप्त हुआ है तो उसको घिस के काट के क्या बनाया गया है, बैल, ठीक है। फिर हाथी का कंकाल प्राप्त होता है, कहाँ से, हड़प्पा स्थल से, ठीक। स्वास्तिक का चिन्ह, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से प्राप्त होता है, हड़प्पा से और ओखली। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे 12 कमरों का अन्नागार, ठीक, मातृ देवी की मूर्ति और स्वास्तिक का चिन्ह, ये चीज़ें जो है वो ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा दूसरा स्थल आता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। इसको सबसे पहले क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला, ठीक, मृतकों का टीला, तो इसको बोला जाता है। दूसरी चीज क्या है कि मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का बगीचा भी बोलते हैं, सिंधु सभ्यता का बगीचा, ये भी बोला जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको जुड़वा राजधानी बोलते हैं, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। मतलब क्या है कि मतलब हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये क्या है, ये जुड़वा राजधानी है, ठीक है, जुड़वा राजधानी किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो इतनी चीज समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अब देखते हैं मोहनजोदड़ो जो था उसकी खुदाई कौन किया। तो उसकी खुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका थी राखल दास बनर्जी की, ठीक है। राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा की खुदाई के एक वर्ष पश्चात, मतलब 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई और 1922 में मोहनजोदड़ो की। इसको कौन किया, राखल दास बनर्जी। अब मोहनजोदड़ो कहाँ था, तो ये जो सिंधु सभ्यता थी ये सिंधु नदी पर ही विकसित हुआ था, ठीक। और कहाँ पे, लरकाना जिला है पाकिस्तान में, आपने सुना भी होगा, लरकाना जिला पाकिस्तान, यहाँ पे इसका विकास होता है, ठीक है। अब इसमें जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या का जो साक्ष्य है वो हमको प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। फिर यहाँ पे विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार जो था वो मतलब अगर आप देखते हैं, अगर फोटो उसकी सर्च करके, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। वहाँ पे क्या है,
सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, नीचे नाली बनाई गई है जल को निकालने के लिए, कुआं बनाया गया है स्नानागार में जल भरने के लिए, ठीक। और उसके बाद क्या है कि ऊपर जो है वो कमरे बनाए गए हैं, जहाँ पे अंदाज़ा लगाया जाता है या तो वो कमरे वस्त्र बदलने के लिए हो सकते हैं या फिर किसी धार्मिक कर्मकांड या फिर पूजा पाठ के लिए हो सकते हैं, ठीक। ये चीज़ें मिलती हैं। फिर यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है, सूती वस्त्र, ठीक। सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और ये दोनों दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं। पहला नर्तकी की मूर्ति, और नर्तकी की मूर्ति में क्या है, ये किस धातु की है, तो ये कांसे की बनी हुई है। आपको बताया गया सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी, कांस्य युगीन सभ्यता, सर्वाधिक प्रयोग किसका किया गया, कांसे का, ठीक। और अगर ये पूछा जाता है कि मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है, तो वो तांबा है, ठीक। और कांसा क्या है, कांसा क्या है, मिश्र धातु है, तांबे और टीने का मिश्रण है, ठीक। तो यहाँ पे आपको नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है और एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति। तो दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति को एक तरह से पशुपति की मूर्ति बताया जाता है, ठीक। पशुपति जो थे उनको भगवान शिव को माना गया है। वहाँ पे उस टाइम पे पशुपति था जानवरों के देवता, ठीक। और जो अभी बताया था आपको मैंने कि जो सर्वाधिक मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं, और सर्वाधिक अभिलेख वाली जो मोहरें हैं, मतलब ऐसा कि जिन मोहरों पे लिखा हुआ है कुछ, वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होती हैं हड़प्पा से, ठीक है। यहाँ पे शव जलाने का साक्ष्य जो है वो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मतलब शवाधान जो था, शवाधान की प्रक्रिया कहाँ से प्राप्त होती है, जो साक्ष्य हैं उसके वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पे जैसे अभी बताया था ना कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या था, जुड़वा राजधानी थी। अभी क्या है, दिल्ली क्या है, जुड़वा राजधानी है। तो दिल्ली में अभी देखिए क्या था, पहले क्या था, राजपथ था, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है, जो कहाँ से, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो होता है उसको। तो यहाँ पे भी ये राजधानी थी। यहाँ पे 10 मीटर चौड़ा राजपथ प्राप्त होता है हमको। अब उस टाइम पे जो रथ घोड़े चलते रहे होंगे, यहाँ पे राजा लोग निकलते रहे होंगे, इसीलिए राजपथ बना है ये। फिर आ जाएगा आपके पास तीसरा स्थान क्या है, लोथल, ठीक। तो लोथल क्या था, लोथल एक उस समय का क्या था, बंदरगाह था। यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अन्य जो स्थान थे उनके समकालीन जो सभ्यताएं थी वहां से व्यापार करते थे, ठीक। अब लोथल की खोज किसने की थी, तो लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने 1953 में, ठीक है, 1953 में रंगनाथ राव के द्वारा। अब इसका स्थल कौन सा है, तो ये हमको लोथल जो है वो प्राप्त होता है खंबात की खाड़ी के पास। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, तो खंबात की खाड़ी आप गुजरात में है, जो भारत का ये नुकीला वाला भाग है ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो खंबात की खाड़ी के पास कौन सी नदी, भोगवा नदी। आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्या है कि नदी कौन सी है, ठीक है। तो किस नदी के किनारे सभ्यता का विकास हो रहा है, ओके। फिर ये एक क्या था, बंदरगाह था। बंदरगाह क्या, मानव निर्मित बंदरगाह था, जिसका प्रयोग किस लिए होता था, व्यापार करने के लिए, ठीक है। फिर आ जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक। अब पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या मिलता है, तो हमको यहाँ से मिलता है युग्मित समाधान। युग्मित समाधान का मतलब क्या होता है कि जोड़े में समाधान, युग्म में, मतलब दो लोगों का एक साथ अंत्येष्टि अगर किया जाता है साथ साथ, या फिर उनको एक साथ कब्र में दफनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, युग्मित समाधान, ठीक है। फिर हमको यहाँ से शतरंज का जो खेल है उसका साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होता है, लोथल स्थान से प्राप्त होता है, ठीक। फिर अग्निवेदिका या फिर अग्निकुंड, ठीक, अग्निकुंड हमको कहाँ से प्राप्त होता है, ये सब ये लोथल से प्राप्त होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है मनका बनाने का कारखाना, ठीक। मनका बनाने का कारखाना लोथल से प्राप्त होता है। और बाजरा और चावल का साक्ष्य,
ये भी लोथल से प्राप्त होता है। यहाँ पे 20 समाधियाँ प्राप्त होती हैं। अब इन समाधियों में क्या था कि यहाँ पे युग्मित समाधान था, ठीक है, युग्मित समाधान था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मुर्दों का नगर। मुर्दों का नगर, मुर्दों का नगर किसको बोला जाता है, लोथल को बोला जाता है। और मृतकों का टीला किसको बोला जाता है, तो वो मोहनजोदड़ो को बोला जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्थल थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। अगली क्लास में बाकी के जो बचे हुए स्थल हैं, जिसमें कालीबंगा, कोल्ढिवा और 1-2 और बच रहे हैं आपके, जो कल की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।